लास्ट लेक्चर में हम पढ़ रहे थे ट्रांसमिशन सिस्टम के अंदर डिफरेंट स्पेसिफिकेशन कर रहे थे अपन जो व्हील्स के अंदर होती हैं, और लास्ट में अपन ने किया था टो इन एंड टो आउट। अब अपन पढ़ेंगे कैमरिंग। कैमरिंग मैंने आपको बताया था जब जो व्हील है वो बिल्कुल वर्टिकल नहीं होता, स्ट्रेट जो है नहीं होता, वो क्या होता है एक तरफ से थोड़ा सा इंक्लाइंड होता है, ठीक है, इंक्लिनेशन होता है थोड़ा सा। इस इंक्लिनेशन को क्या कहते हैं, थोड़ा सा ये सामने से दिख रहा है अपने को, ठीक है, स्ट्रेट वर्टिकल नहीं है, ये व्हील थोड़ा सा टिल्टेड है, ठीक है, टिल्टेड एट एन एंगल आउटवर्ड फ्रॉम टॉप, टिल्टेड द व्हील, टिल्टेड या इंक्लाइंड at an angle outward from top and inward from bottom, and inward from bottom। बॉटम से तो इनवर्ड की ओर टिल्टेड होता है और टॉप से आउटवर्ड की ओर टिल्टेड होता है, ठीक है, मतलब कि दूसरा व्हील कुछ इस प्रकार होगा। ये होता है गाड़ियों के अंदर, बहुत ही थोड़ा होता है ये, लेकिन ये थोड़े से इंक्लाइंड होते हैं। इसका होने का कारण मैंने आपको बताया था, यहाँ पे किंग पिन होती है, ठीक है, किंग पिन के ऊपर ये टिल्ट करते हैं, तो किंग पिन भी इंक्लाइंड होती है थोड़ी सी, और इन दोनों का सेंटर जो है वो लगभग एक ही बनता है यहाँ पे सेंटर, ठीक है। तो जो इनका बेसिक सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, सेंटर पॉइंट है, वो दोनों का सेम बन जाता है, जिसके कारण क्या है जो ये इसको मोड़ने की फोर्स है वो कम हो जाती है, ठीक है। अब क्या है, इसको मोड़ना है तो डायरेक्ट यहाँ से यहीं पे इसको टिल्ट ही करवाना है, एक ही सेंटर पॉइंट पर है, वहीं पे ये टर्न हो जाएगा, ठीक है। अगर इसको आगे आना पड़े तो कितनी दिक्कत हो टर्न करने में, वहीं पे अपनी पोजीशन पर ही टिल्ट करना है तो बहुत आसान है, ठीक है। ये क्यों किया जाता है, फॉर स्टेबिलिटी ऑफ स्टीयरिंग, स्टेबिलिटी ऑफ स्टीयरिंग, स्टीयरिंग की स्टेबिलिटी के लिए और आसानी से कंट्रोल के लिए, एंड ईज ऑफ कंट्रोल, कंट्रोल करना आसान हो स्टीयरिंग को, उसके लिए आप ये यूज करते हैं, ठीक है। तो कैमरिंग क्या है, व्हील का थोड़ा सा ऊपर से बाहर की ओर होना और नीचे से अंदर की ओर होना, जिससे क्या है सेंटर पॉइंट इनका दोनों का सेम बनता है। एट द बेस, एट द एंड ऑफ द व्हील, एट द रोड कंडीशन, यहाँ पे जाके व्हील जो है वो रोड के साथ मिलेगा, वहीं पे किंग पिन की एक्सिस भी जो है वो भी सेम रहेगी, ठीक है, दोनों को इंटरसेक्ट करती है एट बॉटम ऑफ द व्हील, ठीक है। तो जो सेंटर एक्सिस ऑफ द व्हील, एक्सिस ऑफ द व्हील इंटरसेक्ट approximately intersect with the kingpin axis at the base of the wheel, व्हील के बेस में जाके, व्हील के नीचे बॉटम में जाके, बॉटम ऑफ द व्हील ऐसा लिख सकते हो, ठीक है, बॉटम ऑफ द व्हील, यहाँ पे जाके किंग पिन का जो सेंटर एक्सिस है वही टायर के एक्सिस के अप्रोक्सीमेट एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है, जिससे क्या हो जाता है यहाँ पे इसको टर्न करवाना आसान हो जाता है, ठीक है, इसको बोलते हैं कैमरिंग। तो ये है कैम्बर, जो कि थोड़ा सा व्हील्स के अंदर दिया जाता है ताकि इसको रोटेट करने में, इसको स्टीयर करने में आसानी हो और आसानी से ये टर्न कर सके, ठीक है, ये है कैमरिंग। अब व्हील्स के अंदर इतना सब कुछ जो है वो होता है, स्पेसिफिकेशन इतनी सारी होती है ताकि उसको सही से कंट्रोल किया जा सके। नेक्स्ट आता है इसके अंदर कैमरिंग के बाद कैस्टर। कैस्टर क्या होता है, कैस्टर भी एक क्या है, एंगल है। कैस्टर एंगल क्या होता है, ये किंग पिन, अब देखो किंग पिन सामने से अपन ने देखी थी, किंग पिन सामने से थोड़ी सी ऐसे थी, इंक्लाइंड थी, ठीक है। अगर आप इसको सामने से देख रहे हैं, गाड़ी को सामने से देख रहे हैं, तो थोड़ी सी इंक्लाइंड है ये किंग पिन, ठीक है, जिसके जरिए स्टीयरिंग सिस्टम जो है वो चलता है। अगर इसको साइड से देखा जाए, टायर के साइड से, ठीक है, तो यहाँ पे ये टायर है, ठीक है, व्हील है ये, ठीक है, और यहाँ पे किंग पिन है, तो इधर से तो सामने से देखा जाए फिर तो ये इंक्लाइंड है ही, ठीक है,
सामने से तो इंक्लाइंड है ही, ये सामने से तो आपको ऐसी दिखाई देगी, कुछ ऐसी होगी किंग पिन, ठीक है। अगर इधर से देख रहा हूं तो ऐसी दिखेगी, मतलब कि ऐसे है, ठीक है, ऐसी दिखेगी। सामने अगर ऐसा कर लूंगा, गाड़ी को सामने से देखूंगा तो ऐसे दिखेगी जैसे यहाँ पे दिख रही है, ठीक है। अगर इधर से साइड से देखे तो ऐसी दिखेगी, इधर से वैसे तो स्ट्रेट दिखनी चाहिए थी, लेकिन क्या है अभी क्या है, ये इधर से भी थोड़ी सी इंक्लाइंड होती है। वर्टिकल एक्सिस से किंग पिन जो है वो जा तो टू और फ्रो, मतलब के आगे पीछे किसी भी तरफ हो सकती है, ठीक है। अब कई किंग पिन ऐसे भी होती हैं, कई किंग पिन ऐसे भी होती हैं, ये अलग अलग सिस्टम होता है, किस हिसाब से आप इसको अरेंज करते हैं, ठीक है। तो द इंक्लिनेशन ऑफ किंग पिन फ्रॉम वर्टिकल, ठीक है, जो वर्टिकल से इंक्लिनेशन होता है उसको क्या बोलते हैं, कैस्टर बोलते हैं, ठीक है। जो टिल्ट है टू एंड फ्रो, आगे पीछे, द टिल्ट ऑफ किंग पिन टू और फ्रो फ्रॉम वर्टिकल से आगे पीछे जो इसका टिल्ट है, ठीक है, वर्टिकल से एक तरफ से आगे की ओर मूव करिए, एक तरफ से पीछे की ओर मूव करिए, ठीक है। इसको आप क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे कैस्टर। कैम्बर क्या होगा, जो सामने से देखे और सामने से टिल्ट हो रही हो वो, और जो कैस्टर है, जो कैम्बर है वो क्या है, अगर आप साइड से देखें और साइड से टिल्ट हो रही हो, ठीक है। तो इसके कारण ये भी सेम स्टीयरिंग सिस्टम को ईज करने के लिए और उसके लिए होता है। देखो अगर गाड़ी इस तरफ मूव कर रही है ना, तो ये किंग पिन अगर इंक्लाइंड है, जैसे कि साइकिल के अंदर आपने देखा होगा, साइकिल्स के अंदर जो आगे वाला हिस्सा होता है उसके अंदर जो जाके फ्रेम कनेक्ट होता है वो कुछ ऐसी शेप का होता है, ऐसे बना हुआ होता है, ठीक है। इसका क्या रीजन होता है, यहाँ पे उसका जो है वो व्हील होता है, ऐसा होने का क्या रीजन है। अब ये किंग पिन इंक्लिनेशन है, ठीक है, ये कैस्टर है जो कि आपको साइड से दिखाई दे रहा है। तो इस कैस्टर का ऐसे होने का क्या रीजन है, अब जो इसका सेंटर ऑफ पॉइंट है वो यहाँ पे है, ठीक है, व्हील के ऊपर यहाँ पे फोर्स लग रही है सीधी इस पॉइंट पर, जिसके कारण व्हील क्या है वो सीधा चलने की कोशिश कर रहा है। अगर आप उसको स्पीड में चला रहे हो साइकिल को, तो सारी फोर्सेस इस पॉइंट पर लग रही हैं। अगर थोड़ा सा कम स्पीड पर चला रहे हो तो इस पॉइंट पर, अगर बहुत कम तो इस पॉइंट पर, अगर खड़ा हुआ है तो बिल्कुल नीचे, ठीक है। ऐसे ग्रेविटी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी वर्क करती है। तो जब ये बहुत ज्यादा स्पीड में चल रहा है तो फोर्सेस यहाँ पे लगेंगी, जिसके कारण अगर आप हाथ छोड़ दो साइकिल के व्हील से तो भी वो सीधा चलता जाता है, ठीक है, क्योंकि उसके व्हील के यहाँ पे फोर्सेस लग रही हैं। तो ये किसके कारण हुआ है, ये कैस्टर एंगल के कारण हुआ है, ठीक है। तो ये है अलग अलग सिस्टम, इसके कारण स्टीयरिंग को आसानी होती है वर्क करने में। तो ये है अपना जो कैस्टर एंगल है। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका किंग पिन इंक्लिनेशन, वो अपन ने कर लिया है पहले ही। किंग पिन इंक्लिनेशन क्या होता है, जो कैम्बरिंग के अपोजिट किया था अपन ने, ठीक है। अपन ने पढ़ा था एक जो कैम्बर पढ़ा था, कैम्बर के अंदर व्हील जो है वो इंक्लाइंड होता है, उसी के साथ किंग पिन भी इंक्लाइंड होती है। उसका रीजन क्या था, टू आसान करने के लिए उसको सेंटर पॉइंट पर दोनों जो है वो क्रॉस करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे, तो ये इंक्लिनेशन ऑफ किंग पिन है, ठीक है। वो दोनों एक ही चीज है, और कैम्बरिंग और किंग पिन इंक्लिनेशन से सेम वर्क होता है, ठीक है। स्टीयरिंग में आसानी होती है और इजीनेस होती है। ये सारी चीजें स्टीयरिंग के लिए की हैं अपन ने, इतनी जो भी अब तक करी है, ठीक है। तो ये सारा सिस्टम होता है। अब आता है नेक्स्ट टॉपिक बनता है व्हील बैलेंसिंग। व्हील बैलेंसिंग, व्हील बैलेंसिंग, ठीक है। व्हील बैलेंसिंग क्या होता है, आपने अगर पढ़ा हो कभी तो अपन ने थ्योरी ऑफ मशीन के अंदर किया था व्हील बैलेंसिंग। उसके अंदर अपन ने इसको कैसे पढ़ा था व्हील बैलेंसिंग को, अगर आपके पास कुछ ऐसी कोई रोटेटिंग डिवाइस है जो कि बहुत ज्यादा स्पीड में रोटेट कर रही है, उसके ऊपर अगर थोड़ा सा भी मास जो है वो अनबैलेंस्ड हो, तो वो क्या करेगा, वो उसको अनबैलेंस कर देगा और क्या हो जाएगा, वहां पे जो व्हील है वो सही से रोटेट नहीं कर पाएगा। शाफ्ट के ऊपर भी ऐसा ही होता है, शाफ्ट अगर बहुत ज्यादा स्पीड से रोटेट कर रही हो और उसके अंदर आपका क्या कुछ ऐसा सिस्टम हो कि अनबैलेंस्ड मास हो, तो वो क्या करेगी, ज्यादा देर तक रोटेट नहीं कर पाएगी, अनबैलेंस्ड मास उसको तोड़ देगा। ऐसा ही गाड़ियों के अंदर भी होता है। गाड़ियों के अंदर जब बहुत ज्यादा स्पीड में व्हील्स जो है रोटेट करते हैं, अगर उनको सही से बैलेंस ना किया जाए तो वो क्या करेंगे, वो तोड़ देंगे सब कुछ और गाड़ी जो है वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देगी, अनकंट्रोल्ड हो जाएगी।
कई बार आपने तेज गाड़ी चलाई हो, आपको पता होता है कि अनबैलेंस्ड व्हील्स क्या होते हैं। अगर आपने गाड़ी चलाई हो उसी से पता चल जाता है, क्योंकि सभी गाड़ियों का लगभग एक आधे बार जो है उसका अलाइनमेंट टेस्ट होता है, उसका टेस्ट होता है कि क्या वो सही से वर्क कर रहे हैं उसके व्हील्स या नहीं कर रहे। ठीक है, तो ये क्या होता है, ध्यान देना इसके ऊपर। व्हील्स जो होते हैं उनके ऊपर डिफरेंट टाइप के मटेरियल्स चढ़े हुए होते हैं। तो कई बार मटेरियल्स के अंदर कुछ ऐसा आ जाता है जो कि बैलेंस को खराब कर देता है। ठीक है, मतलब कि क्या हो, कई बार कोई व्हील जो है वो किसी चीज से टकरा जाए जोर से, जिसके कारण क्या है व्हील बेस अनबैलेंस हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, एक व्हील है, उस व्हील के ऊपर कहीं भी मान लो यहाँ पे थोड़ा सा एक्सेस मटेरियल है जो कि कुछ ग्राम्स हो सकता है, कुछ मिलीग्राम, थोड़ा बहुत भी हो ना तब भी इफेक्ट पड़ता है उससे, मतलब कि बहुत ज्यादा एक्यूरेट रखना पड़ता है इसको। ठीक है, तो एक व्हील के ऊपर अगर ग्राम्स के अंदर भी कोई अनबैलेंस मास है तो उसको क्या करना पड़ेगा, उसको बैलेंस करना पड़ेगा। ठीक है, तो कैसे बैलेंस करते हैं, दो तरीके के बैलेंसिंग होती है। ठीक है, बैलेंस करना सबसे पहले होता क्या है, व्हील्स के ऊपर अगर कहीं भी अनबैलेंस्ड मटेरियल है तो वो क्या करेगा, वाइब्रेशन करना स्टार्ट कर देगा और जो है खराब कर देगा गाड़ी को, वाइब्रेट होनी स्टार्ट हो जाएगी गाड़ी। तो उसको कंट्रोल करने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, उसको बैलेंस करना पड़ेगा। तो दो तरीके की बैलेंसिंग आप यूज करते हैं, एक तो होती है स्टैटिक बैलेंसिंग। व्हील बैलेंसिंग दो तरीके की है, स्टैटिक बैलेंसिंग और दूसरी है डायनामिक बैलेंसिंग। स्टैटिक बैलेंसिंग कौन सी है, जिसके अंदर अगर कोई व्हील जो है वो सीधा स्टैटिक फोर्सेस, जैसे कि अगर वो कहीं यहाँ पे मटेरियल एक्सेस मटेरियल है उसको आपने कहीं भी रोक दिया, जैसे घुमा के यहाँ पे रोक दिया। ठीक है, अगर वो जहां पे आपने रोक दिया वहीं पे रुक गया, ठीक है, सीधा वर्टिकल कनेक्टेड है वो व्हील, आपने उसको घुमा के एक जगह पे रोक दिया और वो उसी कंडीशन में रुक जाए, ठीक है, वहां से रोटेट ना करे, वो कौन सा होगा, वो स्टैटिक बैलेंस्ड होगा। अगर ऐसा नहीं होगा तो वो क्या करेगा, जो मटेरियल जहां पे हैवी है वो वाला हिस्सा नीचे आएगा। ठीक है, चाहे आपने इसको ऊपर करके छोड़ दिया, जैसे ही ऊपर करके छोड़ा, अगर ये हैवी है ऊपर से तो ये घूम के नीचे आ जाएगा। अगर ऐसा हुआ तो इट मींस यहाँ पे कुछ अनबैलेंस्ड मटेरियल है इसके ऊपर, उसको बैलेंस करना, उसको बोलते हैं स्टैटिक बैलेंसिंग। ठीक है, इफ ए व्हील इज प्लेस्ड in any position and it does not rotate in any direction and stay steady at the position, at the same position, it is known as static balanced। ठीक है, ये जो बैलेंसिंग है कि अगर वो अपनी पोजीशन पर, जिस पोजीशन पर मैंने उसको रोका उसी पोजीशन पर रुका रहे तो उसको क्या बोलेंगे अपन, स्टैटिक बैलेंस्ड। स्टैटिक बैलेंस्ड। ठीक है, अब ये व्हील क्या है, स्टैटिक बैलेंस्ड है। अगर अपन ने उसको घुमा के छोड़ दिया और जिस पोजीशन पर अपन ने उसको छोड़ा था उसी पोजीशन पर वो रुका रहा, इट मींस वो कौन सा है, वो स्टैटिक बैलेंस्ड व्हील है। ठीक है, लेकिन दूसरी कंडीशन कौन सी आती है, डायनामिक बैलेंस। इट मींस इसके अंदर क्या होता है, अगर कोई जो है स्टैटिक बैलेंस हो सकता है। ठीक है, स्टैटिक बैलेंस मतलब कि मटेरियल चारों तरफ बराबर हो, एक सेंटर पॉइंट है, सेंटर पॉइंट के चारों तरफ अगर मटेरियल बराबर होगा तो वो स्टैटिक बैलेंस्ड है। लेकिन उसके अंदर डायनामिक बैलेंस कौन सा होता है, जिसके अंदर अब खुद के अंदर भी ऐसा सिस्टम हो। ठीक है, जैसे कि एक व्हील है, अभी एक एग्जांपल ले लेते हैं अपन, इसके अंदर क्या है, व्हील के अंदर अब यहाँ पे सेंटर पॉइंट है, ये सेंटर पॉइंट है, इसको मैंने क्या किया, एक जगह पे रोका और ये रुक गया। ठीक है, उसी जगह पे, ये मूव भी नहीं हुआ। लेकिन इसके अंदर क्या था, यहाँ पे अनबैलेंस्ड मास था। अगर यहाँ पे अनबैलेंस्ड मास होता तो ये नीचे आ जाता जो हैवी मास था,
ठीक है। हैवी मास अगर ऊपर चला गया तो अगर मैं उसको यहाँ पे रोकता तो हैवी मास जो है वो नीचे आ जाता, लेकिन दूसरी कंडीशन में क्या है, नीचे भी उतना ही हैवी मास है, ठीक है, यहाँ पे भी, और चारों तरफ ऐसा हैवी मास अवेलेबल है, लेकिन अलग अलग कंडीशन में है। यहाँ पे ये क्या है, इस तरफ है सेंटर पॉइंट के, यहाँ पे क्या है, सेंटर पॉइंट के इस तरफ है। तो अब अगर ये अनबैलेंस्ड मास रोटेट होगा तो यहाँ पे क्या होगा, वाइब्रेशन होगी, उसको बोलते हैं बॉबल, ठीक है। ये बॉबलिंग प्रोड्यूस होगी, बॉबलिंग बोलते हैं इसको, आप सिंपल भाषा में बोलते हैं बॉबलिंग, ठीक है। बॉबल प्रोड्यूस होती है, मतलब कि ये जो व्हील है कभी तो वो इस पॉइंट पर चला जाएगा कभी, ठीक है, इधर से, और कभी इस पॉइंट पर चला जाएगा, मतलब कि इसकी एक्सिस जो है वो ऐसे बबलिंग करनी स्टार्ट कर देगी। अगर तो व्हील अनबैलेंस्ड है वो तो वैसे ही जब रोटेट होगा बहुत ज्यादा स्पीड से तो वो गाड़ी को झटके देगा, ठीक है, ऐसे ऐसे करके थोड़े थोड़े झटके आएंगे गाड़ी को। लेकिन जब ये डायनामिक अनबैलेंस्ड होता है तब क्या होता है, वाइब्रेशन होती है टायर के अंदर, मतलब कि ये क्या करता है, बबलिंग करता है, बबल बोलते हैं उसको, ठीक है। तो बबलिंग बहुत ज्यादा होती है जिसके कारण क्या है, गाड़ी के अंदर बहुत ज्यादा वाइब्रेशंस आती हैं। तो ये इसका मतलब क्या है, ये डायनामिक अनबैलेंस्ड है, एक तरफ तो इस तरफ बैलेंस ज्यादा है व्हील के, एक तरफ इस तरफ बैलेंस ज्यादा है। अगर ऐसी कंडीशन आए तो उसको क्या कह सकते हैं, अपन डायनामिक बैलेंसिंग कह सकते हैं। जो व्हील है वो स्टैटिक बैलेंस होने के बाद भी, स्टैटिकली बैलेंस्ड होने के बाद भी मे बी डायनामिक अनबैलेंस्ड, डायनामिक अनबैलेंस्ड, ठीक है। मतलब कि एक व्हील जो स्टैटिकली बैलेंस्ड है जिसके अंदर मटेरियल चारों तरफ बराबर है वो अभी भी डायनामिक अनबैलेंस्ड हो सकता है, उसकी सेंट्रल एक्सिस से चारों तरफ मटेरियल किसी तरफ ज्यादा कभी किसी तरफ ज्यादा, ऐसी कंडीशन आ सकती है, ठीक है। तो ये है डायनामिक बैलेंसिंग। डायनामिक बैलेंसिंग के अंदर आपको क्या करना होता है, मटेरियल को ऐसे बैलेंस करना होता है कि उसके अंदर कोई भी एक्स्ट्रा फोर्सेस जो है वो किसी डायरेक्शन में ना लगे, ठीक है। तो उसको बोलते हैं डायनामिक बैलेंसिंग। अब अपन नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद, अब आपके पास क्या है, स्टैटिकली बैलेंस्ड और डायनामिकली बैलेंस्ड मटेरियल्स हैं। अब अपन ने क्या करना है, व्हील्स को चेंज करना है, रोटेशन देनी है, ठीक है। मतलब कि व्हील्स जो है अब आपके पास स्टैटिकली और डायनामिकली बैलेंस्ड है, आपको उनको चेंज करना है, कंटिन्यू चेंज करना, मतलब कि सभी व्हील्स को आपस में इंटरचेंज करते रहना, ठीक है। ये भी करना पड़ता है ताकि टायर्स के अंदर वियर एंड टियर कम हो। अब आगे वाले जो व्हील्स हैं उनके अंदर मैंने आपको बताया टो इन, टो आउट, कैम्बरिंग और कैस्टर, किंगपिन इंक्लिनेशन, कितना कुछ होता है जो कि उसको इफेक्ट करता है टायर को, ठीक है। मतलब कि 100% तो एक्यूरेट फिर भी नहीं हो सकता। तो जो फ्रंट व्हील्स हैं उनके अंदर स्टीयरिंग सिस्टम को इज बनाने के लिए और बहुत सारी चीजों के लिए टायर्स के अंदर कुछ ना कुछ इंक्लिनेशन रखी जाती हैं जो कि इफेक्ट करती हैं टायर की स्ट्रेंथ को और टायर की लाइफ को। उसके लिए अपने को क्या करना होता है, बार बार टायर्स को, सभी टायर्स को रोटेट करते रहना होता है, अदरवाइज एक ही तरीके के टायर्स जो है वो कंटिन्यू घिसते रहेंगे और बाकी के टायर्स जो है वो वैसे ही खराब हो जाएंगे चलते चलते। तो उनको बोलते हैं रोटेशन, टायर रोटेशन। कोई टायर जो है स्टेफनी है और उसको चेंज कर दिया फ्रंट टायर से और फ्रंट टायर को बैक टायर से, ठीक है, एक दूसरे से ऐसे भी इंक्लाइंडली, लाइक ये व्हील्स है, ये व्हील है, ठीक है, ये भी और ये भी। अगर आप इस व्हील का चेंज करना है तो इसको इससे चेंज करेंगे, ठीक है, इंटरचेंज करेंगे ताकि इसका जो है वो इस साइड से वर्क कर रहा था, इसका इस साइड से, वो अपोजिट डायरेक्शन में, इसको इससे, ठीक है। ऐसे आप एक दूसरे से व्हील्स को चेंज करते रहेंगे, स्टेपनी को इससे ऐसे, ठीक है, फ्रंट टायर से, और जो है जो इसका जो व्हील है उसको इससे और इसका व्हील जो है उसको इससे और इसका व्हील ऐसे, ठीक है, आपस में इंटरचेंज करते रहेंगे और इसको ऐसे और इसको स्टेपनी से ऐसे चेंज करना, ठीक है, कंटिन्यू। मतलब कि ऐसी चेंजिंग जो है उसके अंदर बना के रखनी होती है, उसको बोलते हैं टायर रोटेशन। ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे अपन चैप्टर ट्रांसमिशन सिस्टम के अंदर ये सारी पढ़ी हैं, ठीक है। इसके अंदर अपन ने बहुत सारी चीजें सीखी हैं, जैसे कि कैसे आप जो है व्हील को अलाइन कर सकते हो, कौन कौन सी तरीके की जो है अलाइनमेंट्स होती हैं, और अलाइनमेंट्स के अंदर टो इन, टो आउट, ये सारी चीजें अलाइनमेंट्स के अंदर भी आती हैं, ठीक है। मतलब कि थोड़ा बहुत एंगल के अंदर उसको रहना जरूरी है, अदरवाइज वो वियर एंड टियर बहुत ज्यादा हो जाएगी। तो सेकंड चैप्टर के अंदर अपन ने यही पढ़ा है, ट्रांसमिशन सिस्टम पूरा, इंजन से पावर जो है वो फ्लाई व्हील से क्रॉस कर गई है, ठीक है। फ्लाई व्हील से सबसे पहले क्लच
क्लच तक पावर पहुंची, क्लच से फिर गियर बॉक्स तक पहुंची, अपन ने क्लच सिस्टम सारा पढ़ा, फिर गियर बॉक्स तक पावर पहुंची, अपन ने गियर बॉक्स सारा पढ़ा, उसके बाद फिर ट्रांसमिशन शाफ्ट के ऊपर पहुंची, प्रोपेलर शाफ्ट के ऊपर, उसके बारे में पढ़ा अपन ने, फिर उसके बाद डिफरेंशियल तक पहुंची, डिफरेंशियल की वर्किंग देखी कैसे करता है वर्क, उसके बाद पावर जो है डिफरेंशियल से होती हुई एक्सल्स तक गई, तो एक्सल्स कैसे वर्क करते हैं उसके बारे में पढ़ा अपन ने, कौन कौन से टाइप्स के एक्सल्स होते हैं उसके बारे में पढ़ा। उसके बाद नेक्स्ट जो पावर गई वो एक्सल से व्हील्स के अंदर गई, तो व्हील्स के बारे में पढ़ा, व्हील्स के अंदर कौन कौन सी चीजें होती हैं, रिम जो डिस्क टाइप के थे और बहुत सारे टाइप के व्हील्स थे वो पढ़े। उसके बाद व्हील्स के अंदर जो रिम होता है उससे पावर जाती है टायर्स को, तो टायर्स के तक पढ़ा अपन, टायर्स के कितने टाइप होते हैं और कैसे उनको अपन मैक्सिमम लाइफ दे सकते हैं, ठीक है, और अलाइनमेंट कैसे की जाती है व्हील्स की, ये पढ़ा अपन ने। तो आज के लेक्चर में इतना ही, बाकी अपन नेक्स्ट चैप्टर जो है वो नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।